चलिए सुनाते हैं आपको आज एक और नई कहानी जिसका नाम है प्रेम सूत्र। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद की है और ये कहानी बहुत ही ज्यादा सुनी गई है। आप भी सुनिए इस कहानी को और बताइएगा आखिर कैसी लगी आपको ये कहानी। संसार में कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों के मुख से अपनी स्त्री की सौंदर्य प्रशंसा सुनकर उतना ही आनंद होता है जितनी अपनी कीर्ति की चर्चा सुनकर। पश्चिमी सभ्यता के प्रसार के साथ ऐसे प्राणियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पशुपतिनाथ वर्मा इन्हीं लोगों में से थे। जब लोग उनकी परम सुंदरी की तारीफ करते हुए कहते, ओहो कितनी अनुपम रूप राशि है, कितना अलौकिक सौंदर्य है, तब वर्मा जी मारे खुशी और गर्व के फूले उठते। संध्या का समय था, मोटर तैयार खड़ी थी। वर्मा जी सैर करने जा रहे थे, किंतु प्रभा जाने के लिए उत्सुक नहीं होती थी। वह एक कुर्सी पर बैठी हुई कोई उपन्यास पढ़ रही थी। इस समय जाने को जी नहीं चाहता। नहीं प्रिय, इस समय तुम्हारा न चलना सितम हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस मधुर छवि को घर के बाहर भी तो लोग देखें। जी नहीं, मुझे ये लालसा नहीं है। मेरे रूप की शोभा केवल तुम्हारे लिए है और तुम्ही को दिखाना चाहती हूँ। नहीं, मैं इतना स्वार्थांध नहीं हूँ। जब तुम सैर करने निकलो, मैं लोगों से यह सुनना चाहता हूँ कि कितनी मनोहर छवि है। पशुपतिनाथ कितना भाग्यशाली पुरुष है। तुम चाहो, मैं नहीं चाहती, तो इसी बात पर आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम भी मत जाओ, हम दोनों अपने ही बाग में टहलेंगे। तुम हौज के किनारे हरी घास पर लेट जाना। मैं वीणा बजाकर सुनाऊंगी, तुम्हारे लिए फूलों का हार बनाऊंगी। चांदनी में तुम्हारे साथ आंख मिचोली खेलूंगी। नहीं नहीं प्रभा, आज हमें अवश्य चलना पड़ेगा। तुम कृष्णा से आज मिलने का वादा कराई हो। वह बैठी हमारा रास्ता देख रही होगी। हमारी ना जाने से उसे कितना दुख होगा। हाय वही कृष्णा, बार बार वही कृष्णा। पति के मुख से नित्य यह नाम चिंगारी की भांति उड़कर प्रभा को जलाकर भस्म कर देता था। प्रभा को अब मालूम हुआ कि आज ये बाहर जाने के लिए क्यों इतनी उत्सुक हैं। इसीलिए आज इन्होंने मुझसे केशों को संवारने के लिए इतना आग्रह किया था। वह सारी तैयारी उसी उल्टा कृष्णा से मिलने के लिए थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हें जाना है जाओ, मैं न जाऊंगी। वर्मा जी ने कहा, अच्छी बात है, मैं ही चला जाऊंगा। पशुपतिनाथ के जाने के बाद प्रभा को ऐसा जान पड़ा कि वह बाटिका उसे काटने को दौड़ रही है। ईर्ष्या की ज्वाला से वह कोमल शरीर हृदय भस्म होने लगा। वे वहां कृष्णा के साथ बैठे विहार कर रहे होंगे, उसी नागिन के से केस वाले कृष्णा के साथ, जिसकी आंखों में घातक विष भरा हुआ है। मर्दों की बुद्धि क्यों इतनी स्थूल होती है। इन्हें कृष्णा की चटक मटक ने क्यों इतना मोहित कर लिया है। उसके मुख से मेरे पैर का तलवा कहीं सुंदर है। हाँ, मैं एक बच्चे की माँ हूँ और वह नवयौवन है। जरा देखना चाहिए उनमें क्या बातें हो रही हैं। यह सोचकर वह अपनी सास के पास जाकर बोली, अम्मा इस समय अकेले जी घबराता है, चलिए कहीं घूम आए। सास बहू पर प्राण देती थी, चलने के लिए राजी हो गई। गाड़ी तैयार करा के दोनों घूमने चले। प्रभा का श्रृंगार देखकर भ्रम हो सकता था कि वह बहुत प्रसन्न है, किंतु उसके अंतस्थल में एक भीषण ज्वाला दहक रही थी। उसे छिपाने के लिए वह मीठे स्वर में एक गीत गाती जा रही थी। गाड़ी एक सुरमय उपवन में उड़ी जा रही थी। सड़कों के दोनों ओर विशाल वृक्षों की सुखद छाया पड़ रही थी। गाड़ी के कीमती घोड़े गर्व से पूंछ और सिर उठाए टप टप करते चले जा रहे थे। आहा, वह सामने कृष्णा का बंगला आ गया, जिसके चारों ओर गुलाब की बेल लगी हुई थी। उसके फूल उस समय निर्दय कांटों की भांति प्रभा के मन हृदय में चुभने लगे थे। उसने उड़ती हुई निगाह से बंगले की ओर ताका। पशुपति का पता न था। हाँ, कृष्णा और उसकी बहन माया बगीचे में विचर रही थी। गाड़ी बंगले के सामने से निकल ही चुकी थी कि दोनों बहनों ने प्रभा को पुकारा और एक क्षण में दोनों बालिकाएं हिरनियों की भांति उछलती हुई फाटक की ओर दौड़ी। गाड़ी रुक गई। कृष्णा ने हंसकर सास से कहा, अम्मा जी आज आप प्रभा को एक आध घंटे के लिए हमारे पास छोड़ जाइए। आप इधर से लौटे तब इन्हें लेते जाइएगा। यह कहकर दोनों ने प्रभा को गाड़ी से बाहर खींच लिया। सास कैसे इनकार कर सकती थी। जब गाड़ी चली गई तब दोनों बहनों ने प्रभा को बगीचे के एक बेंच पर जा बैठाया। प्रभा को इन दोनों के साथ बात करते हुए बड़ी झिझक हो रही थी। वह उनसे हंसकर बोलना चाहती थी, अपनी किसी बात से मन का भाव प्रकट नहीं करना चाहती थी, किंतु हृदय उनसे खिंचा ही रहा। कृष्णा ने प्रभा की साड़ी पर एक तीव्र दृष्टि डालकर कहा, बहन क्या यह साड़ी अभी ली है? इसका गुलाबी रंग तो तुम पर नहीं खिलता, कोई और रंग क्यों नहीं लिया? प्रभा बोली, उनकी पसंद है, मैं क्या करती। दोनों बहनें ठट्ठा मारकर हंस पड़ी। फिर माया ने कहा,
उन महाशय की रुचि का तो क्या कहना, सारी दुनिया से निराली है। अभी इधर से गए हैं, सिर पर इससे भी अधिक लाल पगड़ी थी। सहसा पशुपति भी शहर से निकलता हुआ सामने से आ निकला। प्रभा को दोनों बहनों के साथ देखकर उसके जी में आया कि मोटर रोक ले। वह अकेली इन दोनों से मिलना शिष्टाचार के विरुद्ध समझता था, इसीलिए वह प्रभा को अपने साथ लाना चाहता था। जाते समय वह बहुत साहस करने पर भी मोटर से न उतर सका। प्रभा को वहां देखकर इस सुअवसर का लाभ उठाने की उसकी बड़ी इच्छा हुई, लेकिन दोनों बहनों की हास्य ध्वनि सुनकर वह संकोच बस न उतरा। थोड़ी देर तक तीनों रमणियां चुपचाप बैठी रहीं। तब कृष्णा बोली, पशुपति बाबू यहाँ आना चाहते हैं पर शर्म के मारे नहीं आए। मेरा विचार है कि संबंधियों को आपस में इतना संकोच न करना चाहिए। समाज का यह नियम कम से कम मुझे तो बुरा मालूम होता है। तुम्हारा क्या विचार है प्रभा? प्रभा ने व्यंग्य भाव से कहा, यह समाज का अन्याय है। प्रभा इस समय भूमि की ओर ताक रही थी, पर उसकी आंखों से ऐसा तिरस्कार निकल रहा था जिसने दोनों बहनों के परिहास को लज्जा सूचक मौन में परिणत कर दिया। उसकी आंखों से एक चिंगारी सी निकली जिसने दोनों युवतियों के अमोद प्रमोद और उस कुवृत्ति को जला डाला जो प्रभा के पतिपरायण हृदय को बाणों से बेध रही थी। उस हृदय को जिसमें अपने पति के सिवा और किसी की जगह न थी। माया ने जब देखा कि प्रभा इस वक्त क्रोध से भरी बैठी है, तब बेंच से उठ खड़ी हुई और बोली, आओ बहन जरा टहलें। यहाँ बैठे रहने से तो टहलना अच्छा है। प्रभा ज्यों की त्यों बैठी रही, पर वे दोनों बहनें बाग में टहलने लगी। उस वक्त प्रभा का ध्यान वस्त्राभूषण की ओर गया। माया बंगाल की गुलाबी रेशमी की एक महीन साड़ी पहने हुए थी जिसमें न जाने कितनी चुन्नटें पड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक रेशम छतरी थी जिसे उसने सूर्य की अमित किरणों से बचने के लिए खोल रखा था। कृष्णा के वस्त्र भी वैसे ही थे। हाँ, उसकी साड़ी पीले रंग की थी और उसके घुंघर वाले बाल साड़ी के नीचे से निकलकर माथे और गालों पर लहरा रहे थे। प्रभा ने एक ही निगाह से ताड़ लिया कि इन दोनों युवतियों में किसी को उसके पति से प्रेम नहीं, केवल अमूद लिप्सा के वशीभूत होकर ये स्वयं बदनाम होंगी और उसके सारे हृदय पति को भी बदनाम कर देंगी। उसने ठान लिया कि मैं अब अपने भ्रमर को इन विषाक्त पुष्पों से बचाऊंगी और चाहे जो कुछ भी हो उसे इनके ऊपर मडराने न दूंगी, क्योंकि यहाँ केवल रूप और बास है, रस का नाम नहीं है। प्रभा अपने घर लौटते ही उस कमरे में गई। उसकी लड़की शांति अपनी दाई की गोद में खेल रही थी। अपनी नन्ही जीती जाती गुड़िया की सूरत देखते ही प्रभा की आंखें सजल हो गईं। उसने मात्र स्नेह से विभोर होकर बालिका को गोद में उठा लिया, मानो किसी भयंकर पशु से उसकी रक्षा कर रही है। उस दुस्सह वेदना की दशा में उसके मुंह से ये शब्द निकल गया, बच्ची, तेरे बाप को तो लोग तुझसे छीनना चाहते। हाय, तू क्या अनाथ हो जाएगी? नहीं नहीं, अगर मेरा बस चलेगा तो मैं इन निर्बल हाथों से उन्हें बचाऊंगी। आज से प्रभा विषादमय भावनाओं में मग्न रहने लगी। आने वाली विपत्ति की कल्पना करके कभी कभी भयातुर होकर चिल्ला पड़ती। उसकी आंखों में उस विपत्ति की तस्वीर खिंच आती जो उसकी ओर कदम बढ़ाए चली आती थी। पर उस बालिका की तोतली बातें और उसकी आंखों की निसंक ज्योति प्रभा के विकल हृदय को शांत कर देती। वह लड़की को गोद में उठा लेती और मधुर हास्य छवि को बालिका की पतले पतले गुलाबी ओंठों पर खेलती होती। प्रभा की सारी शंकाओं और बाधाओं को छिन्न भिन्न कर देती। उन विश्वासमय नेत्रों में आशा का प्रकाश उसे आश्वस्त कर देता। हाँ अभागिनी प्रभा, तू क्या जानती है क्या होने वाला है? ग्रीष्म काल की चांदनी रात थी। सप्तमी का चांद प्रकृति पर अपना मंद शीतल प्रकाश डाल रहा था। पशुपतिनाथ मौल श्री की एक डाली हाथ से पकड़ी और तने से चिपटा हुआ माया के कमरे की ओर टकटकी लगाए ताक रहा था। कमरे का द्वार खुला हुआ था और शांत निशा में रेशमी साड़ियों की सरसराहट के साथ दो रमणियों की मधुर हास्य ध्वनि मिलकर पशुपति के कानों तक पहुँचते पहुँचते आकाश में विलीन हो जाती थी। एकाएक दोनों बहनें कमरे से निकली और उसी ओर चली जहाँ पशुपति खड़ा था। जब दोनों उस वृक्ष के पास पहुंची तब पशुपति की परछाई देखकर कृष्णा चौंक पड़ी और बोली, हे बहन, यह क्या है? पशुपति वृक्ष के नीचे से आकर सामने खड़ा हो गया। कृष्णा उन्हें पहचान गई और कठोर स्वर में बोली, आप यहाँ क्या करते हैं? बतलाइए, यहाँ आपका क्या काम है? बोलिए जल्दी। पशुपति की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इस अवसर के लिए उसने जो प्रेम वाक्य रटे थे वे सब विस्मृत हो गए। ससंग होकर बोला, कुछ नहीं प्रिय, आज संध्या समय जब मैं आपके मकान के सामने से आ रहा था तब मैंने आपको अपनी बहन से कहते सुना कि आज रात को आप इस वृक्ष के नीचे बैठकर चांदनी का आनंद उठाएंगी, तो मैं भी आपसे कुछ कहने के लिए आपके चरणों पर अपना मन समर्पित करने के लिए
यह सुनते ही कृष्णा की आंखों से चंचल ज्वाला सी निकली और उसके ओठों पर व्यंग्यपूर्ण हास्य की झलक दिखाई दी। बोली, महाशय, आप तो आज एक विचित्र अभिनय करने लगे। कृपा करके पैरों पर से उठिए और जो कुछ कहना चाहते हैं जल्द कह डालिए, और जितने आंसू गिराने हों 1 सेकंड में गिरा दीजिएगा। मैं रुक रुक कर घिघिया घिघिया कर बातें करने वालों को पसंद नहीं करती, और जरा बातें और रोना धोना साथ ना हो। कहिए क्या कहना चाहते हैं। आप ना कहेंगे, लीजिए, समय बीत गया, मैं जाती हूँ। कृष्णा वहां से चल दी। माया भी उसके साथ ही चली। पशुपति एक क्षण तक वहां खड़ा रहा, फिर वह भी उनके पीछे चल दिया, मानो वह सुई है जो चुम्बक के आकर्षण से आप ही आप खींची चली जाती है। सहसा कृष्णा रुक गई और बोली, सुनिए पशुपति बाबू, आज संध्या समय प्रभा की बातों से मालूम हो गया कि उन्हें आपका और मेरा मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। पशुपति बोला, प्रभा की तो आप चर्चा ही छोड़ दीजिए। कृष्णा बोली, क्यों छोड़ दूं? क्या वह आपकी स्त्री नहीं है? आप इस समय उसे घर में अकेली छोड़कर मुझसे क्या कहने के लिए आए हैं? यही कि उसकी चर्चा न करूं? पशुपति बोला, जी नहीं, यह कहने के लिए कि अब वह विरह अग्नि नहीं सही जाती। अब वह विरह अग्नि नहीं सही जाती। कृष्णा ने ठट्टा मारकर कहा, आप तो इस कला में बहुत निपुण जान पड़ते हैं। प्रेम, समर्पण, विरह अग्नि, यह शब्द आपने कहाँ सीखे? पशुपति बोला, कृष्णा, मुझे तुमसे इतना प्रेम है कि मैं पागल हो गया हूँ। कृष्णा बोली, तुम्हें प्रभा से प्रेम क्यों नहीं है? पशुपति बोला, मैं तो तुम्हारा उपासक हूँ। कृष्णा बोली, लेकिन यह क्यों भूल जाते हो कि तुम प्रभा के स्वामी हो? पशुपति बोला, तुम्हारा तो दास हूँ। कृष्णा बोली, मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहती। पशुपति बोला, तुम्हें मेरी एक एक बात सुननी पड़ेगी। तुम जो चाहे वह करने को मैं तैयार हूँ। कृष्णा, अगर यह बातें कहीं वह सुन ले तो? पशुपति बोला, सुन ले तो सुन ले, मैं हर बात के लिए तैयार हूँ। मैं फिर कहता हूँ कि अगर तुम्हारी मुझ पर कृपा दृष्टि ना हुई तो मैं मर जाऊंगा। कृष्णा बोली, तुम्हें यह बात करते समय अपने पत्नी का ध्यान नहीं आता? पशुपति बोला, मैं उसका पति नहीं होना चाहता, मैं तो तुम्हारा दास होने के लिए बनाया गया हूँ। वह सुगंध जो इस समय तुम्हारी गुलाबी साड़ी से निकल रही है मेरी जान है। तुम्हारे ये छोटे छोटे पाँव मेरे प्राण है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी छवि, तुम्हारा एक एक अंग मेरे प्राण है। मैं केवल तुम्हारे लिए पैदा हुआ हूँ। कृष्णा बोली, भाई, अब तो सुनते सुनते कान भर गई। यह व्याख्यान और यह गद्य काव्य सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आओ माया, मुझे तो सर्दी लग रही है, चलकर अंदर बैठे। यह निष्ठुर शब्द सुनकर पशुपति की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मगर अब भी उसका मन यही चाहता था कि कृष्णा के पैरों में गिर पड़े और इससे भी करुण शब्दों में अपनी प्रेम कथा सुनाए। किंतु दोनों बहनें इतनी देर में अपने कमरे में पहुंच चुकी थी और द्वार बंद कर लिया। पशुपति के लिए निराश घर लौट जाने के सिवा कोई और चारा न रह गया। कृष्णा अपने कमरे में जाकर थकी हुई सी एक कुर्सी पर बैठ गई और सोचने लगी, कहीं प्रभा सुन ले तो बात का पतंगड़ हो जाए। सारे शहर में इसकी चर्चा होने लगी और हमें कहीं मुंह दिखाने को जगह ना रहे। और यह सब एक जरा सी दिल लगी के कारण। पशुपति का सच्चा प्रेम है, इसमें संदेह नहीं। वह जो कहता है अंतःकरण से कहता है। अगर मैं इस वक्त जरा सा संकेत कर दूं तो वह प्रभा को छोड़ भी देगा। अपने आपे में नहीं है, जो कुछ कहूँ वह करने को तैयार है। लेकिन नहीं प्रभा, डरो मत, मैं तुम्हारा सर्वनाश नहीं करूंगी। तुम मुझसे बहुत नीचे हो। यह मेरे अनुपम सौंदर्य के लिए गौरव की बात नहीं कि तुम जैसी रूपहीना से बाजी मार ले जाऊं। अब आगे पशुपति, तुम्हारे भाग्य में जो कुछ लिखा है वह तो हो चुका। तुम्हारे ऊपर मुझे दया आती है, पर क्या किया जाए। एक खत पहले हाथ पड़ चुका था। यह दूसरा पत्र था जो प्रभा को पतिदेव के कोट की जेब में मिला। कैसा पत्र था! आह, इसे पढ़ते ही प्रभा की देह में एक ज्वाला सी उठने लगी। तो यूं कहिए अब कृष्णा के हो चुके, अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा। अब मेरे जीने को धिक्कार है। जब जीवन में कोई सुख ही नहीं रहा तो क्यों ना इस बोझ को उतार फेंकूं। वही पशुपति जिसे कविता से लेस मात्र भी रुचि न थी, अब कवि हो गया और कृष्णा को छंदों में पत्र लिखता था। प्रभा ने अपने स्वामी को उधर से हटाने के लिए सब कुछ किया जो उससे हो सकता था, पर प्रेम का प्रभाव उसके रोके ना रुका। और आज उस प्रभा तक उसके जीवन की नौका निराधार वही बही जा रही है। इसमें संदेह नहीं कि प्रभा को अपने पति से सच्चा प्रेम था। आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लग रही है और क्या आप आगे ये कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए।